प्रकरण एक समरूपता, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूला डिस्कस किया था। वो फॉर्मूला मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पहला फॉर्मूला था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधा गुणे ऊंचाई। उसके बाद था त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणधर्म। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के गुणधर्म में बताया गया था कि अगर दो त्रिभुज है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो त्रिभुज है, उसमें पहले त्रिभुज का आधार B1 हो और ऊंचाई H1 हो, और दूसरे त्रिभुज का आधार B2 हो और ऊंचाई H2 हो। तो इस तरीके से पहले त्रिभुज का आधार B1 हो गया, ऊंचाई H1, दूसरे त्रिभुज का आधार B2, ऊंचाई H2। तो आप इस सूत्र से जो है उसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल सकते हैं। A1 मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, A2 मतलब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, बटा मतलब अनुपात, बराबर पहले त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई। दूसरा था कि अगर मान लीजिए ऊंचाई समान हो, अगर ऊंचाई समान हो तो ऊंचाई कट जाएगी, तो आएगा A1/A2 = B1/B2। ये देखिए, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात अगर समान ऊंचाई है तो ऊंचाई नहीं लिखना है, केवल A1/A2 = B1/B2, केवल आधार लिखना है। और अगर आधार समान है, अगर आधार समान रहेगा तो आधार कट जाएगा, तब आएगा A1/A2 = H1/H2। ये देखिए, A1/A2 = H1/H2। इसको बोलते हैं अगर समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात A1/A2 = H1/H2। मतलब अगर आधार समान है तो केवल ऊंचाई लेना है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनके ऊंचाइयों का अनुपात। और अगर आधार और ऊंचाई दोनों समान है, तो ये दो त्रिभुजों की आधार तथा ऊंचाई दोनों समान हो तो उनके क्षेत्रफल भी समान होते हैं। अगर दो त्रिभुज है, उनके आधार भी समान है, ऊंचाई भी समान है, तो उनका क्षेत्रफल भी समान होगा। अर्थात पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 बराबर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2, या इसी को हम लिख सकते हैं A1/A2 = 1/M1। A1/A2 = 1/1। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था, इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी उदाहरण किया था। ओके, प्रश्न संख्या 1.1 के प्रश्न किए थे। आज हम दो चीजें और सीखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे देखिए, पहला है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय में यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसमें क्या बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, देखिए ये त्रिभुज ABC है, अगर इसमें दिया गया हो कि एक D जो है वह भुजा BC के समांतर है। अब इसमें जरूरी नहीं कि ऐसे ही समांतर हो, देखिए किसी भी भुजा के समांतर हो सकता है। AC भुजा के समांतर खींच सकते हैं, या AB भुजा के समांतर खींच सकते हैं, किसी भी एक भुजा के समांतर। मतलब त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची गई है और वो अन्य दो भुजाओं को देखिए, जैसे अगर यहाँ त्रिभुज ABC है, ध्यान से समझिए, त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर D खींचा गया है, तो AB भुजा को बिंदु D पर काटता है, AC भुजा को बिंदु E पर काटता है। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है समानुपात का मूलभूत प्रमेय कि AD और DB का जो अनुपात होगा, AD और DB का अनुपात ये बराबर आएगा AE और EC का अनुपात। मतलब AD/DB बराबर AE/EC। ये देखिए, AD/DB बराबर AE/EC। ये फॉर्मूला कब लगाना है? समानुपात के मूलभूत प्रमेय में, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। मतलब जब आपको ये दिया रहेगा, समांतर दिया रहेगा प्रश्न में कि DBC के समांतर है, एक कोई रेखा है जो एक भुजा के समांतर है, समांतर दिया है, तो आपको समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाना है। तो उसमें क्या रहेगा, कैसे क्वेश्चन कैसा आएगा कि आपको ऐसे त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा दी रहेगी और आपको इसमें चार मान है। देखिए AD, DB, AE और EC, इन चार में से कोई तीन मान दिया रहेगा, चौथा आपसे पूछेगा, तो आप इस सूत्र से उस मान को निकाल सकते हैं। लेकिन कारण क्या लिखना है? समानुपात का मूलभूत प्रमेय। दूसरा है समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। देखिए एक जैसा नाम दिख रहा है, यहाँ समानुपात का मूलभूत प्रमेय है और यहाँ उसका विलोम है, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। विलोम में क्या फर्क है कि इसमें जो है समांतर दिया रहेगा। समानुपात का मूलभूत प्रमेय कब लगाना है?
जब ये दिया रहेगा कि डी बीसी के समांतर है, और अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है आप बताइए क्या डी बीसी के समांतर है, वो आपको एडी का मान दे देगा, डीबी का दे देगा, एई का दे देगा, ईसी का दे देगा, चारों मान आपको दे देगा। और चारों मान देने के बाद आपसे पूछेगा बताइए क्या डी बीसी के समांतर है। अगर पूछता है कि डी बीसी के समांतर है, आपसे पूछता है, तो आप समझ जाइए कि वहां पे समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम लगाना है, समानुपात का मूलभूत प्रमेय का विलोम लगाना है। तो उसके लिए करना क्या रहेगा, आप एक बार एडी बटे डीबी का मान निकालिए, फिर एई बटे ईसी का मान निकालिए। अगर ये दोनों मान आपस में समान आ जाते हैं तो आपको बोलना है कि डी बीसी के समांतर है। और अगर एडी बटे डीबी का मान एई बटे ईसी के मान के बराबर नहीं आता है तो आपको लिखना है डी बीसी के समांतर नहीं है। इसका मतलब अगर इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर आएगा तो डी बीसी के समांतर है। अगर इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर नहीं आएगा तो लिखना है कि डी बीसी के समांतर नहीं है। तो यहाँ देखिए वही है कि त्रिभुज एबीसी में यदि एडी बटे डीबी बराबर आ जाता है ए बटे ईसी के तो डी बीसी के समांतर होगा। तो दोनों में क्या फर्क हुआ फिर से समझिए। अगर प्रश्न में आपको दिया है प्रश्न में कि डी बीसी के समांतर है और कोई मान निकालना है तो आप समझ जाइए कि वहां समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाया जाएगा, ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। और अगर आपको प्रश्न में मान दिए गए हैं और आपसे पूछता है क्या डी बीसी के समांतर है, आप बताइए क्या डी बीसी के समांतर, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है समांतर, तो फिर आपको समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम लगाना है, ये अनुपात निकालने हैं। अगर अनुपात बराबर आ गया तो डी बीसी के समांतर हो जाएगा, अगर अनुपात बराबर नहीं आता तो डी बीसी के समांतर नहीं होगा। तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे कि अगर प्रश्न में समांतर दिया है तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाना है, और अगर प्रश्न में समांतर पूछा है तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम लगाना है। ये आपके इस पे डिपेंड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में प्रश्न है समानुपात के मूलभूत प्रमेय पे भी है, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम पे भी है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको एक काम और करना है, यहाँ पे देखेंगे तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय ये सिद्ध किया गया है। देखिए ये प्रमेय आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया था और इसको कराया भी था। ये समानुपात का मूलभूत प्रमेय का ये जो है ना, ये लाइन आपसे पूछा जाएगा, ये दिया जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ऐसा आपको दिया रहेगा और फिर बोलेगा सिद्ध करो। तब आपको खुद से दत्त लिखना है, खुद से साथ लिखना है, खुद से रचना करनी है, खुद से उत्पत्ति करनी है और ये डायग्राम भी खुद से बनाना है। तो इसमें आपको जो है ये प्रमेय को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रमेय में मैंने आपको एक बार बताया था वीडियो में, फिर से देख लीजिए। इस प्रमेय में तीन त्रिभुज लेने हैं, एक त्रिभुज ए पी क्यू, दूसरा बी पी क्यू, तीसरा सी पी क्यू। तो कौन कौन सा त्रिभुज लिया, ए पी क्यू, बी पी क्यू, सी पी क्यू। और जो अभी आपने प्रश्न संग्रह 1.1 का प्रश्न किया है ना, उसका त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय का यूज करके इसको सिद्ध करना है। तो इसमें अगर आप एक बार क्या करेंगे, एक बारी बारी से लेना है। पहले एक बार त्रिभुज ए पी क्यू के साथ त्रिभुज बी पी क्यू लेना है, फिर त्रिभुज ए पी क्यू के साथ त्रिभुज सी पी क्यू लेना है। तो पहले लेते हैं त्रिभुज ए पी क्यू के साथ त्रिभुज बी पी क्यू। इसमें बताएंगे कि त्रिभुज ए पी क्यू का आधार ए पी और त्रिभुज बी पी क्यू का आधार बी पी, ये दोनों आधार एक रेखी हैं और इन दोनों का सम्मुख शीर्ष बिंदु क्यू है, इसलिए इनकी ऊंचाई समान है। और जब इनकी ऊंचाई समान है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा। अर्थात एरिया त्रिभुज ए पी क्यू बटे एरिया त्रिभुज बी पी क्यू बराबर आधार ए पी बटे आधार पी बी। इधर देखिए त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज पी क्यू भी समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है, इसलिए एरिया त्रिभुज ए पी क्यू बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू बी बराबर ए पी बटे पी बी। आधार के अनुपात में क्षेत्रफल, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। वैसे आप यहाँ बता दिए समान ऊंचाई, तो ये सही है आधार के अनुपात में क्षेत्रफल। मतलब ये यहाँ पे आधार लिया गया क्योंकि ऊंचाई समान है तो ऊंचाई को नहीं लिया गया। सेम इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए पी क्यू, त्रिभुज सी पी क्यू। अब त्रिभुज ए पी क्यू का आधार ए क्यू, अब देखो इसके पहले आधार ए पी लिया था, अब आधार ए क्यू ले रहे हैं क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं में कोई भी आधार लिया जा सकता है जैसी हमें जरूरत हो।
तो त्रिभुज एपी क्यू का आधार ए क्यू है, सम्मुख शीर्ष बिंदु पी है, और त्रिभुज सीपी क्यू का आधार क्यूसी है, सम्मुख शीर्ष बिंदु पी है। ये देखिए एपी, त्रिभुज एपी क्यू का आधार एपी हो गया, सॉरी त्रिभुज एपी क्यू का आधार ए क्यू हो गया, सम्मुख शीर्ष बिंदु पी, और त्रिभुज सीपी क्यू का आधार क्यूसी हो गया, सम्मुख शीर्ष बिंदु पी हो गया। तो दोनों के आधार ए क्यू और क्यूसी एक रेखीय हैं और दोनों का सम्मुख शीर्ष बिंदु पी है, इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा इनके आधारों का अनुपात। मतलब एरिया त्रिभुज एपी क्यू बटे एरिया त्रिभुज सीपी क्यू बराबर ए क्यू बटे क्यूसी। यहाँ देखिए आधारों के अनुपात के बराबर, क्योंकि इनकी भी ऊंचाई समान है। ओके, अब आते हैं, अब ये दोनों त्रिभुज लेंगे बीपी क्यू और सीपी क्यू, त्रिभुज बीपी क्यू और सीपी क्यू। अब देखिए त्रिभुज बीपी क्यू का आधार पी क्यू ले लिया और त्रिभुज सीपी क्यू का भी आधार पी क्यू ले लिया, दोनों के आधार समान है। अब ऊंचाई देखेंगे तो ये जो त्रिभुज बीपी क्यू है ना, त्रिभुज बीपी क्यू का आधार पी क्यू लेंगे तो ऊंचाई बी से खींचेंगे, ऐसे बी से ऊंचाई खींचेंगे, और त्रिभुज सीपी क्यू का आधार पी क्यू है तो ऊंचाई सी से खींचेंगे। लेकिन ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, देखिए ये दोनों, देखिए ऐसे जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो इनके बीच की दूरी चाहे सी से खींचे चाहे बी से, इनके बीच की दूरी दोनों जगह से समान रहेगी। इसका मतलब इनकी ऊंचाई दोनों जगह समान हो जाएगी, चाहे आप बी से ऊंचाई खींचे चाहे सी से। जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो इनके बीच की दूरी चाहे यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए समान ही रहेगा। इसका मतलब इनके आधार पी क्यू तो समान हो ही गए, इनकी ऊंचाई भी समान हो गई, और जिन त्रिभुजों के आधार भी समान हो जाते हैं, ऊंचाई भी समान हो जाती है, उनके क्षेत्रफल भी समान हो जाते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है देखिए कि त्रिभुज PQB और PQC की ऊंचाई समान है। त्रिभुज PQB और PQC में रेख PQ सामान्य आधार है, मतलब रेख PQB, त्रिभुज PQB PQC में जो PQ है ये आधार सामान्य है, मतलब समान है, और रेख PQ समांतर है BC के। देखिए PQ BC के समांतर है, दत्त में दिया गया है, इसलिए ये इनकी ऊंचाई भी समान हो जाएगी। और जब दो त्रिभुजों के आधार भी समान हो जाते हैं, ऊंचाई भी समान हो जाती है, तो उनके क्षेत्रफल भी क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो एरिया त्रिभुज PQB बराबर एरिया त्रिभुज PQC। अब समीकरण 1, 2 और 3 हो गया। समीकरण 1 और 2 को देखिए ध्यान से। इसमें एरिया त्रिभुज APQ ऊपर लिखा है, इसमें भी एरिया त्रिभुज APQ लिखा है, मतलब ऊपर का भाग दोनों सेम है, नीचे का भाग अलग है। यहाँ नीचे PQ भी लिखा है, यहाँ PQC लिखा है। ऊपर का भाग तो समान है पर नीचे का भाग समान नहीं दिख रहा है, जबकि नीचे का भाग यहाँ समान लिखा गया। देखिए समीकरण 3 में PQB PQC के बराबर है। देखिए एरिया त्रिभुज PQB एरिया त्रिभुज PQC के बराबर है, इसका मतलब PQB भी PQC के बराबर है। तो ऊपर वाला तो समान है, नीचे वाला भी समान हो गया, तो पूरा भाग इस पूरे भाग के समान हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से एरिया त्रिभुज APQ बटे एरिया त्रिभुज PQB बराबर एरिया त्रिभुज APQ बटे एरिया त्रिभुज PQC। अब मान रख देंगे, इसकी जगह पे AP बटे PB रख देंगे और इसकी जगह पे इसका मान AQ बटे QC रख देंगे, और यही आपको सिद्ध करना था कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। ये समानुपात का मूलभूत प्रमेय है। समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम हमें सिद्ध नहीं करना है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी करना है, जहां डाउट है उसको पूछना है। साथ ही साथ यहाँ पे आएंगे उदाहरण में, तो यहाँ उदाहरण दिया गया है, ये उदाहरण आपको करना है। ये देखिए इसमें अगर आप देखोगे तो त्रिभुज ABC में देखो पहले ही दे दिया, त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर। देखिए प्रश्न में दिया है DE जो है वह BC के समांतर है, तो समझ जाइए इसमें समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगेगा, और उससे बोलेंगे AD बटा DB बराबर AE बटा EC। फिर आपको मान रख के त्रिज्या गुणा करके आपको मान निकाल लेना है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आप प्रश्न नंबर 2 देखोगे तो प्रश्न नंबर 2 में लिखा त्रिभुज PQR में PM 15, ये देखिए PM 15 दिया है, PQ 25 दिया है। अब ध्यान से देखना जरा, यहाँ ये PM दिया है 15 और ये पूरा PQ दिया है 25, मतलब ये पूरी लाइन 25 है और P से M तक 15 है। तो अगर आप पूरे 25 में से 15 माइनस कर देंगे तो हमें MQ मिल जाएगा। MQ कितना मिलेगा, 25 से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ 10 मिलेगा, तो MQ निकाल लीजिएगा पहले 10। फिर PR 20 है, NR 8 है। इधर देखिए पूरा PR 20 है और NR 8 है। अब देखिए पूरा 20 है, उसमें से नीचे वाला भाग 8 है, तो 20 में से 8 माइनस करेंगे तो ये PN का मान आ जाएगा 12, तो PN 12 आ जाएगा। NR 8 है, ओके। ऐसे ही PM 15 है, MQ 10 आ जाएगा। तब आप
यहाँ पे निकालेंगे Pn बटे NR का मान निकालेंगे, काटेंगे उसको, PM बटा MQ का मान निकालेंगे, उसको भी काटेंगे। अगर मान समान आ गया, Pn बटे NR का मान PM बटे MQ के मान के बराबर आ गया, तो फिर NM जो है ये RQ के समांतर हो जाएगा। और अगर Pn बटे NR का मान PM बटे MQ के मान के बराबर नहीं आता है तो NM RQ के समांतर नहीं होगा। और दोनों में कारण वही लिखना है, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। दूसरा प्रश्न हो गया। एक तीसरा प्रश्न है, देखिए ये चौथा प्रश्न है। चौथा, कुछ कोण दिए गए सिद्ध करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC में कोण P कोण B के बराबर है। कोण P कोण कैसे कोण है? संगत कोण है। जब कोण P कोण B के बराबर है, संगत कोण है, तो अपने आप संगत कोण से पता चल जाएगा कि जब संगत कोण सर्वांग सम होता है तो संगत कोण कसौटी से हम जानते हैं यदि ये दो रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, अगर संगत कोण सर्वांग सम है तो PQ BC के समांतर हो जाएगा। और PQ जब BC के समांतर हो गया तो हम यहाँ पे समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा सकते हैं। AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, डायरेक्ट सिद्ध हो जाएगा। इसको मैंने कराया है, तो आपको यहाँ पे दत्त और साध्य भी लिखना रहेगा। और उसके बाद एक ही क्वेश्चन और है 10वां, जो कि आपको करना है। इसमें बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाया गया है। तो मैं यहाँ पे देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ, इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं। प्रश्न संग्रह 1.1 का ये 5 प्रश्न मैंने पिछली बार आपको करने के लिए दिया था, पर कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं किया था, वो अभी फिर से करें। जिन्होंने नहीं किया था, जिन्होंने किया था वो आगे निकल जाए। समानुपात के मूलभूत प्रमेय की उत्पत्ति करें, पेज 12 का उदाहरण 1 करें, और प्रश्न संग्रह 1.2 का प्रश्न 2, 4, 10 करें। ये इतना प्रश्न अभी आपको करना है, और जो डाउट आता है उसको पूछना है।